स्कूल बस मरम्मत। एक समय की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स करके गांव वापस आया था। उसने गांव में एक वर्कशॉप बना रखी थी। वो देखते ही देखते कैसी भी गाड़ी हो उसकी मरम्मत कर दिया करता था। उसी गांव में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल समर सिंह की बेटी पारो सूरज से बहुत प्यार करती थी। सूरज भी पारो को बहुत चाहता था। पारो, बस कुछ ही दिनों की बात और है, देखना हमारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। ये सुनकर पारो सूरज से कहती है, सूरज, मेरे पिताजी से बात करने का कोई फायदा नहीं। पारो ने सूरज से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पारो के पिता कर्नल पारो की शादी एक फौजी से ही कराना चाहते थे। लेकिन पारो के लाख समझाने के बावजूद भी सूरज एक दिन पारो के घर पहुंचा और उसने कर्नल समर सिंह को सारी बात बताई। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी पारो की शादी होगी तो किसी फौजी से होगी। तभी पारो वहां आ जाती है। सूरज, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। वो एक फौजी से ही मेरी शादी कराना चाहते हैं। पारो की बात सुनकर कर्नल समर सिंह चुप हो जाते हैं और एकदम से अपना रुख बदल लेते हैं। बेटा ठीक है, अगर तुम लोगों ने मन बना ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। अगले दिन समर सिंह अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर मोहन से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। समर सिंह की बात सुनकर मोहन उससे कहता है, बस समर, इतनी सी बात? अब देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको, पारो से शादी तो दूर तुम्हारे घर के आसपास भी नजर नहीं आएगा वो लड़का। इंस्पेक्टर मोहन सूरज को फंसाने के लिए एक साजिश चलता है। वो एक चोरी की बस को ठीक करने के बहाने सूरज को अपने पास बुलाता है। सूरज, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है भाई, ये बस ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था कि वो बस चोरी की बस थी। सूरज उस बस को अपनी वर्कशॉप में लाकर उसकी रिपेयर करता है। अगले दिन इंस्पेक्टर मोहन अपने थाने से पुलिस वालों को सूरज की वर्कशॉप में भेजते हैं और कहते हैं कि वो चोरी की बस वहाँ खड़ी है। पुलिस वाले सूरज की वर्कशॉप में जाते हैं और उसे बस चोरी के आरोप में पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जब इस बात का पता पारो को चलता है तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उनसे सूरज को बचाने की गुजारिश करती है। साहब, आप हमारी मदद कीजिए। मेरे पिताजी एक अफसर के साथ मिलकर सूरज को फंसा रहे हैं। ये गलत है। सीनियर ऑफिसर मोहन और सूरज को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों पारो और सूरज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर मोहन बोलते हैं, जनाब, ये लड़का तो चोर है, इसे हमने बस चोरी के आरोप में पकड़ा है। तभी पारो बोल पड़ती है, नहीं नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए। अपना वीडियो देखने के बाद दोनों शर्मिंदा होते हैं। कर्नल समर सिंह पारो और सूरज की शादी कर देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। केला बिजली वाला। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था। सोनू पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया करता था और खाली समय में वो तरह तरह की चीजें बनाया करता था। बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करना उसका बाएं हाथ का काम था। अरे सोनू बेटा, देखना तो मेरे टीवी को क्या हुआ। क्या काका, कितनी बार कहा है आपको, नया टीवी ले लो। कब तक मैं इस खटारे को ठीक करता रहूंगा। और सोनू काका का टीवी ठीक कर देता है। अरे सोनू बेटा, ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं काका, रहने दीजिए। ये देखकर सोनू के पिता उसे डांटते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, तेरे घर में तो पैसों की बरसात होती है, खाने को पैसे नहीं है, चला है जनसेवा करने। कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई के पैसे तो कमा लिया कर। सोनू को घर में रोज ही ताने सुनने पड़ते थे क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे। वो लोगों के खेतों में काम करके गुजर बसर किया करते थे और बड़ी मुश्किल से सोनू की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पाते थे। सोनू का सबसे अच्छा दोस्त तो गांव का जगन कबाड़ी था क्योंकि वो सोनू को कबाड़ में लाई हुई पुरानी किताबें दिया करता था। अरे आ गए सोनू बिटुआ, कैसे हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या काम की चीज लाया हूँ।
क्या है काका? क्या है इस किताब में? अरे बिटुआ पढ़ो तो सही। सोनू ने जैसे ही वो किताब ली उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस किताब पे लिखा था नए नए आविष्कार। सोनू ने छगन काका का धन्यवाद किया और किताब लेकर घर आ गया। लेकिन घर में अंधेरा देखकर उसने अपने पिताजी से पूछा, बाबा बाबा लाइट क्यों नहीं है? लाइट कट गई है। बिल क्या तेरा काका देगा आकर? तुझे तो जनसेवा करने से ही फुर्सत नहीं है। सोनू दिए की रोशनी में किताब पढ़ने लगा। तभी उसने किताब में पढ़ा केले के पेड़ से बिजली कैसे बनाई जाए। ये पढ़कर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि उसके आंगन में तो केले के 2 पेड़ थे। अगले दिन वो छगन के पास जाता है और वहां से कुछ पुरानी तारें और बैटरी लेकर आता है और अपने आंगन में लगे हुए केले के पेड़ों से उन्हें जोड़कर बिजली पैदा करता है। अरे सोनू, लाइट कहाँ से आई? बिल किसने भरा भाई? पिताजी, हमें बिल भरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिजली तो मैंने खुद पैदा की है केले के पेड़ों से। क्या कहा? केले के पेड़ों से बिजली? हाँ पिताजी, ये देखिए। सोनू के पिता केले के पेड़ों से बिजली देखकर हैरान हो गए। धीरे धीरे सोनू के इस आविष्कार की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और सोनू के इस आविष्कार के लिए उसे स्कूल की तरफ से भी इनाम दिया गया और सरकार ने उसका आगे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मुफ्त कर दिया और सोनू को सभी केला बिजली वाले सोनू के नाम से जानने लगे। किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियां उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियां घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब, मैं क्या करूं? लोग गाड़ियां लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है। दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं। ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो, कितना दिमाग की बात है ना। हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद, दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू, भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो
अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी। अरे क्या हुआ रंजित, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं।